Good afternoon, students. Abhinav. Okay. Yes, ma'am. अभिनव, हा आपण स्टार्ट करूया आज, हा लवकर, म्हणजे मग शेवटचे 5 मिनिट आपण सगळ्यांना चान्स देऊया, क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊया. ओके मॅम. ओके. हा, मी लास्ट सगळ्यांना म्हणजे हा हो, मी लास्टला बोल. 10 मिनिटं राहतील ना, तेव्हा तू रेज हँड करेल ना. हा 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 रेज हँड करण्यापेक्षा तू डायरेक्ट इंटरप्ट केलं तरी चालेल, कारण माझं लक्ष नसेल तिथे. ओके चालेल. चालेल. ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था ना, उसका नोट्स जो पहले हमने भेजा था, मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ. तो देखो, कल का पहला टॉपिक हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो उसमें फ्यूजन ऑफ मेल, मतलब उसका सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में पहले फ्यूजन ऑफ कॉम्पेटिबल गैमेट्स कहा, फिर उसके बाद इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स हु अटेंड द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज इज द बिगिनिंग ऑफ क्या कहा, रिप्रोडक्शन. फिर उसके बाद फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर व्हाट पर्पस, रिप्रोडक्शन. देन फंक्शन ऑफ क्या है, फ्लावर, फ्लावर का मेन फंक्शन है that is for production of haploid gametes. Now what are the characteristics of sexual reproduction? तो characteristics क्या है sexual reproduction के? फर्स्ट प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए मियोसिस. तो पहली प्रोसेस क्या दिया है, मियोसिस. सेकेंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ए फ्यूजन ऑफ क्या आएंगे, गैमेट्स. फिर उसके बाद थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. फिर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब डिसिमिलर मतलब वेराइटी, वेरिएशंस मिलेंगे. अगर फ्लावर नहीं होगा तो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स होंगे, मतलब क्लोन होंगे. लेकिन फ्लावर होने की वजह से 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं. 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के वेरियस कैरेक्टर मिक्स होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस. दैट मीन्स उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वेरिएशन फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन, मतलब न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी, इवॉल्व स्पीसीज फॉर्म होगी. तो उसे नाम दिया इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. और मेन इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिया, फर्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ए प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए पोस्ट. फिर उसके बाद हम क्या लिए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसेंशियल वॉल ऑफ फ्लावर. और एसेंशियल वॉल ऑफ फ्लावर में कौन सा फर्स्ट पॉइंट आया, एंड्रोएशियम. तो एंड्रोएशियम का मीनिंग क्या हुआ, लिटरल मीनिंग, मतलब जस्ट एक नाम के लिए उसे समझे. तो एंड्रोशियम का मीनिंग हुआ मेल रिप्रोडक्टिव वॉल. एंड्रो इसका मीनिंग ही रहता है मेल, और एशियम का मतलब रहता है वॉल. वॉल का मीनिंग क्या, ग्रुप. जैसे आपने लोटस फ्लावर देखा है या कोई भी फ्लावर देखा होगा, तो उस फ्लावर के पेटल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम जो ग्रुप रहता है ना, उसे क्या वर्ड यूज करते हैं, वॉल यूज करते हैं. फ्लावर दे तिकडचं. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैमेन. फिर उसके बाद यूनिट ऑफ स्टैमेन. स्टैमेन के यूनिट क्या क्या है, तो उसे नाम को नाम दिया फिलामेंट है, कनेक्टिव, फिर एंथर. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम वाइज भी थोड़ा आपको नोट्स में भेजा है. देखो ये पूरे, हाँ ये पूरे ग्रुप्स को हमने क्या नाम दिया है, स्टैमेन. तो स्टैमेन का एक पार्ट हमने बाहर निकाला विच इज मेड अप ऑफ क्या लिखा है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. तो कल हमने मेन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक देखा था, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. The structure of anther is made up of main tissue. That tissue are called as a parenchymatous tissue. फिर parenchymatous tissue forms the outermost layer. That single layer is called as a
इपिडर्मिस। फिर उसके बाद एंथर्स के टाइप्स कहे थे, जो 2 लोब है उसे नाम दिया डाइथिकस या बाइथिकस कहा। देखो बाइथिकस या क्या लिखा है, बाइथिकस या डाइथिकस। फिर उसके बाद सिंगल लोब रहेगा तो उसे नाम दिया मोनोथिकस। इन ईच थिका हाउ मेनी पोलन सैक्स आर प्रेजेंट? 2। लेकिन अगर वो डाइथिकस है तो डाइथिकस में कितने रहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब कितने पोलन सैक्स रहेंगे? 4। सो एंथर डिफरेंशिएट ड्यू टू, वो डिफरेंशिएट किसकी वजह से होता है? हाइपोडर्मिस, दैट इज बिलो द इपिडर्मिस। ये पहला वाला देखो, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ए इपिडर्मिस, उसके नीचे वाला जो लेयर है उसे क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपोडर्मिस। तो इपिडर्मिस एंड तो इसमें मेल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मेन जो सेल एक्ट करेगी वो स्पोरोजिनस या लेयर बनाने के लिए, उस सेल को नाम क्या दिया है? आर्चेस्पोरियल सेल। नाउ दिस आर्चेस्पोरियल सेल, अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको बहुत सिस्टमैटिकली समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, दैट इज टीएस ऑफ एंथर। नाउ दिस टीएस ऑफ एंथर शो मेन आर्चेस्पोरियल सेल which divides into inner sporogenous cell and outer क्या कहा है? parietal cell। तो आर्चेस्पोरियल सेल में इनर स्पोरोजिनस सेल विच डिफरेंशिएट इनटू, कहाँ पे लिखा है देखो? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि एंड्रोशियम 2n में है, तो स्पोरोजिनस भी टिश्यू 2n में रहेगी। वो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रोड्यूस करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। दैट माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आल्सो 2n। 2n मतलब ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, विच ऑन मियोसिस, उसका मियोसिस होगा तो उससे मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर। उस मियोसिस से मिलेगा हम लोगों को माइक्रोस्पोर, या तो हमें मिलेगा पोलन ग्रेन। और जो पैराइटल आउटर लेयर है विच डिफरेंशिएट इनटू एंथर का वॉल बनाएगा। तो हमने क्या बोला था कि जैसे कोई बॅग रहेगा तो उस बॅग में उसे प्रोटेक्शन, जैसे आजीबाईचा बटवा असं म्हटलं होतं मी, तर ती काय ठेवते? एकदम आतल्या कप्प्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट मनी ठेवते। ओके, ते इम्पॉर्टंट मनी सेव्ह करण्यासाठी वेगवेगळे कप्पे आहेत, वेगवेगळे लेयर आहेत। तर फर्स्ट आउटर लेयरला काय नाव दिलं? पराइटल। फिर इंटरनल लेयर को नाम क्या दिया? एंडोथिशियम, मतलब उसके अंदर वाला। एंडोथिशियम के बाद कौन सा लेयर आया? मिडल लेयर, विच इज यूजफुल फॉर डिहाइसेंस। डिहाइस करना मतलब रप्चर करना। किसे रप्चर करना? एंथर को। तो कहाँ से रप्चर होता है? मिडल लेयर से। और इनर न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज ए टैपेटम। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे फ्लावर, फ्लावर के मेन 2 वर्ल्स, वन इज कॉल्ड एज ए गाइनोएशियम, एंड्रोशियम। ऊपर डायग्राम में भी ड्रॉ किया है। दिस अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ए गाइनोएशियम, मतलब ये है कार्पेल, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर यहाँ पे ये पार्ट दिखाया स्टैमेन विच इज मेड अप ऑफ एंथर। फिर छोटा पार्ट ये आएगा कनेक्टिव और ये आएगा फिलामेंट। तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस 2 इंपॉर्टेंट पार्ट को नाम क्या दिया? दे आर कॉल्ड एज ए इसेंशियल वॉल ऑफ फ्लावर। उन्हें क्या नाम दिया है? इसेंशियल वॉल ऑफ फ्लावर। सो नाउ इसेंशियल वॉल में मेन कौन सा पार्ट आया? एंड्रोएशियम। कौन सा वॉल है? एंड्रोएशियम। दिस एंड्रोएशियम इज मेड अप ऑफ यूनिट, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज ए स्टैमेन। इस यूनिट को नाम क्या है? स्टैमेन। स्टैमेन क्रोमोसोम नंबर भी क्या रहेंगे? 2n। फिर स्टैमेन का यूनिट क्या आया? एंथर, उसके भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? 2n। एंथर इमैच्योर मेड अप ऑफ कौन से सेल से कहा है? ये एमसीक्यू के लिए। पैरेनकाइमा, कौन से टिश्यू से है? पैरेनकाइमा। विच डिफरेंशिएट इनटू, कहाँ पे किया हम लोगों ने? आर्चेस्पोरियल सेल। आर्चेस्पोरियल सेल किस में डिवाइड हो गई? 2 में। वन इज कॉल्ड एज ए पैराइटल, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए स्पोरोजिनस। पैराइटल के कितने लेयर बने? 4 लेयर। और वो कौन से 4 लेयर बने? मतलब यहाँ पे इपिडर्मिस, एंडोथिशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। और फिर ये स्पोरोजिनस सेल से हमें मेन टेट्राड, मतलब 4 सेल्स में, टेट्राड का मीनिंग क्या रहता है? 4। तो यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। तो ये 1, 2 और 3 और ये बैक साइड से जाएगा तो 4। ऐसे 4 सेल अरेंज मिलेंगे। मतलब हाँ, आप लोग कभी डायस डायस खेलते हैं? वो डायस में एक्चुअली ऐसा डायस ड्रॉ किया तो आपको, आप बोलेंगे 4 कॉर्नर से, लेकिन पूरे एंगल से देखेंगे तो 4 into 4 करके टोटल कितना आएगा? 16। तो वैसे ये टेट्राड जो है वो सामने से हमें 3 जैसे लगेगा, लेकिन टोटल सेल्स कितने रहेंगे? 4। तो 4 सेल
कंबाइन होंगी एक साथ और वो 4 सेल मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल वो प्रोड्यूस करेंगी माइक्रोस्पोर या तो उसका नाम है पोलन ग्रेन। तो 1 एमएमसी एक ही एमएमसी 1 मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल on meiosis produces 4 pollen grain and that 4 pollen grain arranged in a form, that form is called as a tetrad। उस फॉर्म को नाम क्या दिया है? टेट्राड। तो देखो एकदम एकदम सिस्टमैटिकली जाएंगे ना तो कुछ भी हार्ड नहीं इसमें। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। देखो फ्लावर का मेन पार्ट को क्या नाम दिया? एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव वॉल को। उसके यूनिट को नाम क्या दिया? स्टैमेन। स्टैमेन का फर्टाइल पार्ट को क्या कहा? एंथर। एंथर के अंदर वाला जो मेन पार्ट है उसे पैरेनकाइमेटस मतलब इपिडर्मिस, लेकिन वो हमें जरूरी नहीं है इसलिए इनर पार्ट में गए। आर्चेस्पोरियल सेल, आर्चेस्पोरियल सेल के भी इनर पार्ट में गए स्पोरोजिनस सेल। तो ऊपर का सब सेल्स 2n 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 आई, लेकिन यहाँ पे वो आर्चेस्पोरियल सेल में से एक को वैसे तो वहां पे बहुत सारे सेल रहेंगे, उसमें से एक को कंसिडर करो। एक सिंगल सेल इज कॉल्ड एज एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या तो उसे दूसरा भी नाम दिया जाता है पीएमसी दैट इज कॉल्ड एज ए पोलन मदर सेल। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल ऑन मियोसिस क्या प्रोड्यूस करेंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोस्पोर। और वो कितने रहेंगे नंबर में? 4। तो अगर हमारे पास सपोज एक सिंगल सेल है एमएमसी की, तो एक सिंगल सेल से कितने बनेंगे? 4। तो हमें नहीं मालूम ना उसके अंदर कितने, सपोज 16 है तो 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा? 64। तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? 64। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ किसके ऊपर रहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल की ये जो डिपेंडेंसी डिपेंड रहेंगी वो स्पोरोजिनस सेल में। या तो वो फ्लावर कितना अट्रैक्टिव है उसको कितने पोलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे, तो पोलन ग्रेन कितने वेस्ट होते हैं उस हिसाब से उसके अंदर वो डिफरेंशिएशन आएगा। सो नाउ अगर आपको इपिडर्मिस पे नोट्स लिखने हैं तो आप इपिडर्मिस में क्या पॉइंट लिखेंगे? बोर्ड में ऐसा ही नोट्स लिखना है, मैं जो बोल रही हूँ ना ऐसा ही पॉइंट लिखना है आपको, क्योंकि बोर्ड का पेपर पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि मार्किंग स्कीम कैसा है? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क। तो ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है। मैथ्स का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसी फॉर्मेट में। इपिडर्मिस आउटर मोस्ट और कौन सा लेयर कहा? प्रोटेक्टिव। बस ये फर्स्ट पॉइंट फॉर किसके लिए हुआ? इपिडर्मिस के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इपिडर्मिस के नीचे है, तो नाम है सब इपिडर्मल। वो सेल कैसे अरेंज हुई है? रेडियली elongated सेल्स। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ए यहाँ पे देखो, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। इन ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज ए इपिडर्मिस। इपिडर्मिस ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है वो। उसके बाद नेक्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। दिस एंडोथीशियम इज सब इपिडर्मल। सेल्स कैसे है? रेडियली मतलब सेंटर से लेके रेडियस ऐसा करते हैं ना हम लोग, तो रेडियली प्लेस उसे रेडियली elongated सेल। और उस सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो बनता किससे है? सेलुलोज। लेकिन ये सेलुलोज थिकनिंग बनता जाएगा, थिक बनता जाएगा। तो लिखा है क्या है देखो, फाइब्रस थिकनिंग मतलब वो ज्यादा थिक हो गया। उसका नेचर ही है कि उसे प्रोटेक्शन, याद रखना कोई भी आउटर मोस्ट लेयर उसका प्रोटेक्शन देना यही काम रहता है। तो फॉर एग्जांपल देखो हमारी बॉडी में किसी की मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से डार्क कलर की स्किन आती है, और किसी की बॉडी में मेलानिन कम होने की वजह से उसकी स्किन फेयर होती है, गोरे होते हैं वो। लेकिन गोरी स्किन वाला पर्सन जो रहेगा उसकी स्किन वो ही काम करेगी जो ब्लैक स्किन वाला पर्सन का रहेगा, या तो मिडल वाला मतलब सांवला कहेंगे, मुलैटो कहेंगे। स्किन का रोल क्या रहेगा? वही जो हर एक स्किन करती है, प्रोटेक्शन। लेकिन अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयर स्किन वाले लोग हमको ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि हमें फेयर स्किन वाले लोग कम दिखते हैं इंडिया में। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर हम जाएंगे तो फॉरेन कंट्री में फेयर स्किन वाले ज्यादा दिखते हैं। तो वहां पे हमारे जैसे स्किन वाले मतलब जिनका स्किन सांवला रहेगा, मतलब इंडियन स्किन वाला टेक्सचर लोगों को वहां पे ज्यादा पसंद रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो स्किन का टेक्सचर ज्यादा देखा नहीं रहता। तो हमारा अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है? सराउंडिंग के ऊपर। तो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में जैसे ये फ्लावर है देखो,
ये हिबिस्कस है, आप सबको मालूम है। अभी इस हिबिस्कस फ्लावर का अट्रैक्टिव नेचर क्यों बना? क्योंकि इसे किसी ना किसी को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। तो सपोज अट्रैक्टिव कलर नहीं बनाया तो फ्रेग्रेंस बनाएगा, नेक्टर ओमिट करेगा, सेंट बनाएगा, तो सेंट की तरफ कोई ना कोई अट्रैक्ट होगा। तो नेचर का रूल क्या बना? किसी को अट्रैक्ट करो। व्हाई टू अट्रैक्ट? रिप्रोडक्शन, दैट इज कंटिन्यू दिस स्पीसीज। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा, पोलन ग्रेन ही नहीं बनेंगे, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा और लाइफ कंटिन्यू नहीं होगी। तो लाइफ का एक मेन रूल है, दैट इज टू कंटिन्यू द स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो देखो सेम यहाँ पे नेक्स्ट लेयर जो है वो भी प्रोटेक्शन करेगा। बाहर वाला लेयर इपिडर्मिस, जैसे मैंने कहा स्किन, वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी। इसमें और एक एग्जांपल ऐड करते हैं। हम उल्टा सोचेंगे तो इट शुड बी इरिटेटिंग, थोड़ा सा सुनने के लिए इरिटेटिंग लगता है, लेकिन एक इमेजिन करेंगे। सपोज आप कभी खेलते गिरे होंगे ना, कभी कुछ लगा होगा, आपको इंजरी हुआ होगा, तो देखो क्या होता है, वो ब्लड बाहर आता है और ब्लड के साथ हमारे अंदर की स्किन रहती है ना, वो भी बाहर आती है कभी कभी। बचपन में हम लोग बहुत बार खेलते हैं, फिर बाद में हम लोग उसके ऊपर हल्दी लगाते हैं या कुछ, फिर बाद में वो स्किन का लेयर भरते जाता है। लेकिन अगर इमेजिन करो वो ऊपर वाला ब्लैक कलर का स्किन, या तो हमारा जो फेयर स्किन है वो अंदर होता और वो खून वाला ब्लड वाला बाहर होता, तो क्या होता? बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें ज्यादा होता। या तो जैसे डॉग, रैट, कैट, ये स्पीसीज है ना, मतलब डॉग और कैट स्पीसीज कहेंगे, वो फ्लेश समझ के हमें खाने के लिए आ जाते थे। तो नेचर का रूल है, वैसे प्लांट में भी हो गया कि आउटर मोस्ट लेयर को क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर वाले प्रोटेक्टिव लेयर को नाम क्या दिया? एंडोथीशियम। उसके अंदर भी और एक थिक लेयर बना दिया। what that thick layer is called as a middle layer. So middle layer which is thick when, that is during what time? during the rupturing, मतलब एक्चुअली वो है थिन वॉल और वो लेयर 1 to 2 है, इसलिए वो थिक बन गया। तो देखो ये पहला आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, फिर सेकेंड लेयर बी इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम, और अंदर रेड से मैंने जो ड्रॉ किया है ना, वो है दैट इज कॉल्ड एज ए मिडल लेयर। लेकिन एक सिंगल सेल को देखेंगे ना, तो ये सिंगल सेल थिन वॉल ही रहेगी, लेकिन उसके मल्टी लेयर रहेंगे, मेनी लेयर रहेंगे। मेनी मतलब कितने? 1 to 2 लेयर रहेंगे, मैक्सिमम 2-3 लेयर रहेंगे। और फिर अंदर वाला देखो, एक छोटा सा ब्लैक कलर से फिर से मैंने सेल का लेयर ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड एज ए टैपेटम। उस लेयर को नाम क्या दिया? टैपेटम, विच इज कॉल्ड एज ए इनर मोस्ट, उसे नाम दिया है इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव का मीनिंग क्या रहेगा? खाना। तो देखो इसका और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ लाइफ में। अगर हमने हाथ को कहा कि हाथ अभी तुझे भूख लगी है ना, तो तू खाना खा ले, तो हाथ खाना खा सकता है क्या? सपोज मुंह को भूख लगी है, तो मुंह खाना खा सकता है क्या? आंखों को भूख लगी है, आंख खाना खा सकते हैं क्या? नहीं। तो खाना खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खाना अंदर डालना पड़ता है। अंदर कहाँ पे? स्टमक में। एक बार खाना स्टमक में चला गया ना, तो ऑटोमेटिकली हाथ को भी मिलेगा, मुंह को भी मिलेगा, आंखों को भी मिलेगा। तो बाय रूल यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। देखो अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो अंदर वाले इसको नरिशमेंट देती है, एज वेल एज बाहर वालों को भी नरिशमेंट उससे मिल सकता है। तो इनर मेन टिश्यू who have function to provide the nourishment, that is called as a tapetum, which is innermost, क्या लेयर लिखा है? न्यूट्रिटिव लेयर। इट includes पोरोजिनस, मतलब यहाँ पे पीएमसी आती है, पीएमसी या तो यहाँ पे कौन सी आती है? एमएमसी। मैं क्वेश्चन पूछूंगी हाँ आप सबको, पीएमसी का फुल फॉर्म क्या आएगा? पोलन मदर सेल, या एमएमसी का फुल फॉर्म आएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑन कौन से प्रोसेस से? मियोटिक डिवीजन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? 4 टेट्राड। 4 मतलब क्या आएगा? टेट्राड। 4 टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो एक शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में डायग्राम भी दे दिया है। इवन वो ए बी सी, ए मतलब एपिडर्मिस, बी मतलब क्या कहा मैंने? एंडोथीशियम, सी मतलब क्या कहा? मिडल लेयर, फिर उसके बाद डी मतलब क्या आया? टैपेटम। फिर अंदर जो सेल दिखाया है ये वाला, उसे ड्रॉ करके यहाँ पे दिया है देखो, अरेंज्ड इन अ टेट्राड, मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड इनटू 4। 4 को नाम दिया है टेट्राड फॉर्मेशन, और उसमें से एक को बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड एज ए पोलन ग्रेन। उसे क्या नाम दिया? पोलन ग्रेन। तो ये इन शॉर्ट रिवीजन के लिए आप नोट्स को फॉलो करो, इट विल बी वेरी मच, मतलब
इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मैंने दिया है। अब टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक में देखो, नहीं तो टेक्स्ट बुक और नोट्स में दोनों आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ तक, यहाँ पे हो गया टीएस ऑफ एंथर, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अपना, ये स्ट्रक्चर हुआ और ये डिहाइसन ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। न्यू हेडिंग क्या दिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या दिया है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका मीनिंग शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, विच डिवाइड्स कैसे लिखा है, मियोटिकली। मियोटिकली का मीनिंग आएगा वन सेल डिवाइड इनटू 4 टू फॉर्म अ टेट्राड। टेट्राड मतलब कितने सेल्स अरेंज होंगे, 4। ऑफ क्या लिखा है देखो, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मतलब ब्रैकेट में क्या दिया है, पोलन ग्रेन। दिखने के लिए तो ये 2 ही लाइन है देखो, लेकिन इस 2 लाइन का डीप मीनिंग कैसा है देखो, एंड्रोएशियम डिप्लॉइड, फिर उसके बाद स्टैमेन भी कैसा आया, डिप्लॉइड, फिर एंथर भी कैसा आया, डिप्लॉइड, फिर उसके बाद पैरेन्काइमेटस टिश्यू आर्चियोस्पोरियल सेल भी कैसे हुई, डिप्लॉइड, स्पोरोजिनस सेल भी कैसे हुई उसके अंदर की, डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसे हुई, डिप्लॉइड। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सी प्रोसेस हुई, मियोसिस। मियोसिस होते ही पोलन ग्रेन कैसा बना, माइक्रोस्पोर कैसा बना, हाफ। हाफ का मतलब होगा हैप्लॉइड। तो कभी भी याद रखना, मियोसिस का मीनिंग होता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, ओके, एंड वन सेल डिवाइड इनटू कितने में होंगे, 4 में। तो यहाँ पे हमें, मैं आपको मतलब सपोज एक बोलती हूँ कि 1 PMC और 1 MSC गिव्स 4 सेल फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब सपोज 128 पोलन ग्रेन्स है, तो 128 पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आ सकता है। या तो हाउ मेनी मतलब 64 पोलन मदर सेल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दोनों एंगल से। तो आपको वो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, 1 MMC मतलब 1 मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी, 4 पोलन ग्रेन। अब हम जाएंगे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है। पोलन सपोज अभी मैं थोड़ा फ्लावर का डेमो करने की कोशिश कर रही हूँ वन हैंड से, तो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये है स्टिग्मा फ्लावर का, ये पार्ट, ये पोर्शन को हमने क्या नाम दिया है, स्टिग्मा, ओके। और ये जो अंदर जाएगा इसके अंदर वो स्टाइल रहेगा, लेकिन इसके ऊपर आपको ये येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं क्या, ये येलो डॉट है ना, इस पोर्शन को हमने नाम दिया है एंथर, और इसके थ्रेड को, फिलामेंट को नाम दिया है कनेक्टिव। ये सब मिलके एक साथ कंबाइन हुए ना, वो कॉम्बिनेशन को, फुल को नाम दिया है एंड्रोएशियम। उसमें से ये सेपरेट एक सिंगल किसे निकाला हम लोगों ने, एक पेटल को, एक पेटल रिलीज हुआ, देखो 3 4 देखो अब मैंने 5 पेटल्स को क्या किया है, सेपरेट किया, और ये फिर से मैंने ये पोर्शन को, इसे क्या नाम दिया, मेन इसेंशियल वॉल। अब मेन इसेंशियल वॉल में से, इसमें से जो डस्टिंग निकलेगी ना, येलो 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 पाउडर पाउडर जैसा डस्टिंग निकलेगा, वो पाउडर डस्टिंग इज कॉल्ड एज ए पोलन ग्रेन, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे, हाँ ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये ऐसा छोटा छोटा येलो येलो ड्रॉप, टेक्स्ट बुक पे आया वो। नाउ दिस येलो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए पोलन ग्रेन। उस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया है, पोलन ग्रेन। तो इस पोलन ग्रेन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और वो किस में रहेगा, एंथर में। और वो कहाँ से आया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। तो वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, माइक्रोस्पोर, और क्या कहा हम लोगों ने, पोलन ग्रेन। तो देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में, पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल। अब पोलन ग्रेन खुद वहां पे मोटाइल नहीं है, तो मूव नहीं होगा, उसको फ्लैजिला नहीं है, उसको सिलिया नहीं है, तो मूव कैसे होगा,
तो वो ट्यूब प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए पहला उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर, मतलब क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। पोलन ग्रेन कैसा पार्ट है, इट इज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों कहा, क्योंकि उसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ, रिड्यूस हो गए। फिर उसके बाद क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्यों कहा, क्योंकि एक सिंगल सेल है। अब पोलन ग्रेन मल्टी सेलुलर तो नहीं है, एक ही सिंगल सेलुलर है। तो टेक्स्ट बुक के एंगल्स देखेंगे तो पहली प्रोसेस को क्या नाम दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बनना, पोलन ग्रेन बनना, उस प्रोसेस को नाम दिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आगे देखो न्यू हेडिंग क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। किसका स्ट्रक्चर दिया है, माइक्रोस्पोर। तो हम उसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोर या तो पोलन ग्रेन। तो इतना पूरा पैरा दिया है ना, पूरा उस पैरा के शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे है। तो पहला पार्ट क्या आया, वो नॉन मोटाइल है। सेकेंड, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखाता है, इसलिए कौन सा वर्ड लिया, हैप्लॉइड। उसकी बॉडी कैसी है, यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा की बॉडी यूनिसेलुलर रहती है, या तो आपको और कौन सा यूनिसेलुलर मालूम होगा, क्लोरेला की बॉडी यूनिसेलुलर रहती है। ईस्ट देखो, ईस्ट ईस्ट यूनिसेलुलर रहता है, तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। अगर सेल एक है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी कितना रहेगा, एक ही, तो इसलिए सिंगल न्यूक्लियस या तो न्यूक्लिएटेड। एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लिएटेड। तो इसका मतलब देखो, अगर हम प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं तो प्लांट सेल ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। ये भी प्लांट सेल ही है, लेकिन इसने अपना काम चेंज किया। ये बनाने वाली है मेल गैमेट, इसलिए इस सेल ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। ये पॉलीगोनल शेप की जगह ऐसे ओवल बनी, इसके अंदर इसका एक न्यूक्लियस आ ही गया। अब सेल को नाम क्या दिया, यूनिसेलुलर। वो सेल कैसी है, यूनिसेलुलर। क्रोमोसोम नंबर कैसे है, हाफ, तो इसलिए क्या वर्ड आया, हैप्लॉइड। ओके, एक ही सिंगल न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिएट कहा। और अंदर एक लिक्विड मटेरियल है, और दैट लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो मैडम सब सेल को सेल वॉल रहती है, जैसे इसको भी कुछ वॉल होगा ना, तो इसी का वॉल ये होगा। तो बस उसने उसका काम चेंज किया, इसलिए उस लेयर का नाम दिया एग्जाइन। सॉरी, पोलन ग्रेन का वॉल है ना वो, तो पोलन ग्रेन वॉल भी बोल सकते हैं आप लोग। पोलन ग्रेन वॉल दो में डिवाइड होता है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एग्जाइन एंड इनर इज कॉल्ड एज ए इंटाइन। तो देखो टेक्स्ट बुक में भी बैक साइड में डायग्राम दिया है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा या तो समझ में आएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो ये लेयर जो है ना, आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड एज एग्जाइन। और अंदर वाला लेयर जो दिखाया, अंदर मीन्स यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटाइन। लिक्विड मटेरियल क्या दिखाया, साइटोप्लाज्म, एंड डेफिनेट क्या आया, न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन फिर से, पोलन ग्रेन कैसा है, नॉन मोटाइल। फिर क्या है, हैप्लॉइड। बॉडी कैसी है उसकी, यूनिसेलुलर। अंदर एक डेफिनेट क्या है, न्यूक्लियस। फिर उस मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर, टू लेयर वॉल। लेयर को नाम दिया, जैसे स्किन को हमने इपिडर्मिस कहा, या तो आउटर लेयर को इपिडर्मिस कहा, हमारी बॉडी में उस आउटर लेयर को स्किन नाम दिया। वैसे ही पोलन ग्रेन के आउटर लेयर को नाम दिया स्पोरोडर्म। एक्चुअली ये वर्ड हार्ड नहीं है, डर्मा का मीनिंग होता है लेयर, और वो स्पोर का लेयर है। पोलन ग्रेन को हम स्पोर ही बोलते हैं, तो इसलिए स्पोरोडर्म, उस लेयर को नाम दिया स्पोरोडर्म। नाउ स्पोरोडर्म इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ए एक्साइन। आउटर लेयर को नाम क्या दिया है, एक्साइन। अब एक्साइन का कैरेक्टर वो कैसा है, थिक वॉल। एक्साइन इज थिक वॉल मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये एक अलग एमसीक्यू मतलब बोर्ड में आएगा, या तो नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट रहता है हर एक का। देखो नर्वस टिश्यू हार्ट का काम नहीं करती है, नर्वस टिश्यू डजंट हैव फंक्शन ऑफ हार्ट, क्योंकि नर्वस टिश्यू का काम है इम्पल्स को भेजना, और हार्ट मतलब कार्डियक टिश्यू का काम है पल्स को जनरेट करना। ओके, और पल्स जनरेट करेंगे तो ही हार्ट बीट होगा ना, हार्ट बीट होगा तो ही ब्लड सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि स्पोरोडर्म जो है, उस स्पोरोडर्म का लेयर का काम क्या रहेगा, तो उसका मेन काम है दैट इज मतलब टू सिक्रेट द केमिकल। व्हाट दैट केमिकल,
दैट इज कॉल्ड एज अ स्पोरोपोलेनिन। उस पे केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्यों मैडम स्पोरोपोलेनिन की सिक्रेट करता है वो? तो दैट इज कॉल्ड एज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, और उसे वो कलरिंग मीडियम देगा। जैसे पोलन ग्रेन को पूरा व्हाइट कलर आ जाता था, लेकिन वो पर्टिकुलर फ्लावर का पोलन ग्रेन है ना, तो उसे कलर देना। तो स्पोरोपोलेनिन गिव्स येलो कलर टू पोलन ग्रेन, उस पोलन ग्रेन को येलो कलर देता है। इसका अच्छा एग्जांपल क्या सोचेंगे? सपोज व्हाइट कलर का कॉटन अपने पास है और हमको कुछ अट्रैक्टिव चीज बनानी है, तो हम उस कॉटन को ट्यूब कलर में डालेंगे, पिंक कलर के। तो उस कॉटन को कौन सा कलर आएगा बताओ? पिंक कलर आएगा। तो वो चीज बहुत अट्रैक्टिव लगेगी ना। तो स्पोरोपोलेनिन वो केमिकल उस पोलन ग्रेन को अट्रैक्टिव कलर देता है, एंड दैट कलर इज येलो कलर। देखो फिर हेलो से मैम, बोलती हूँ। हाँ यस। आज 10 मिनट्स टू गो। ओके 10 मिनट्स ना। ओके 5 मिनट्स में बोलना। हाँ मैं 5 मिनट्स में स्टॉप करती हूँ। तो ओके मैम। टॉपिक कंप्लीट होगा पोलन ग्रेन का। थैंक यू। तो आउटर लेयर को क्या नाम दिया? एक्साइन। एक्साइन इज थिक वॉल मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एंड इनर एक्साइन में बी नॉट नेसेसरी कि वो कंटिन्यूअसली थिक वॉल होके भी मतलब स्मूथ रहेगा। तो यहाँ पे जो चाइना रोज है ना, उसमें वो रफ रहता है, ऐसा एक्साइन स्पाइनी, काटे 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 जैसा लगता है। और किसी किसी पोलन ग्रेन में वो स्मूथ रहता है। वो ठीक रहेगा लेकिन वो चेंज करेगा। हाँ जैसे हम किसमें बोलेंगे? एप्पल लेगो, एप्पल देखो एकदम स्मूथ है, लेकिन जैकफ्रूट को देखेंगे तो जैकफ्रूट बाहर से काटे वाला रहता है। सेम वैसा ही। तो एक्साइन में भी स्मूथ एज रफ। इट रेजिस्ट टू केमिकल्स, ये केमिकल्स को रेजिस्ट करेगा। एंड इट शो द इंटरवल ऑफ थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर। यहाँ पे देखो डायग्राम में छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये 1, 2 और 3। और उस जर्म पोर से इमर्जिंग ऑफ, उसमें से क्या निकलेगा? पोलन ट्यूब। यहाँ पे देखो ये है पोलन ट्यूब इमर्ज हुआ, तो उस जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब रिलीज होगा। So only structure of pollen grain complete हुआ देखो। And inner layer is called as a intine. That intine consists of cellulose chemical से, जैसे वहां पे ऊपर वाला कौन सा केमिकल था? स्पोरोपोलेनिन। तो नीचे वाला केमिकल कौन सा आएगा? सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो फास्टली में फिर से बोलती हूँ, पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड है, यूनिसेलुलर है, सिंगल न्यूक्लियस से बना है। पोलन ग्रेन शो टू मेन जर्म लेयर दैट इज कॉल्ड एज ए स्पोरोडर्म। 2 लेयर में से आउटर लेयर को नाम दिया एक्साइन, इनर वन इज कॉल्ड एज ए इंटाइन। एक्साइन का कैरेक्टर क्या है? वो थिक वॉल्ड है, केमिकल स्पोरोपोलेनिन से बना है। एक्साइन कभी स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। इट रेजिस्ट टू, बाहर के केमिकल्स को आने नहीं देगा। एंड इट शो गैप, इंटरवल दिखाएगा छोटे छोटे, और उस इंटरवल को नाम क्या दिया? पोर। क्यों दिखाया इंटरवल? क्योंकि उसमें से क्या बाहर आने वाला है? ट्यूब, टू कम आउट द गैमेट, क्योंकि पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनेंगे। बाहर वाले लेयर को, और एक अंदर वाला लेयर है इंटाइन, स्मूथ वॉल, एकदम थिन वॉल। एंड दैट इंटाइन कंसिस्ट ऑफ कौन से केमिकल से बना है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो इस तरह से अपना स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्लियर हुआ बताओ? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। ओके थैंक यू। हाँ, can pollen grain die? Yes, yes. Pollen grain also die because every cell has capacity to degenerate. So pollen grain also die. So many pollen grains are die because of unfavorable condition, no maturity or no favorable means situation for growth and development. That time pollen grains are die. So many pollen grains are produced by plant. So like that you can chat also. अभी मुझे थोड़ा थोड़ा idea आ रहा है मोबाइल में। May I, ma'am, means I'm going to stop now. Those who have anyone doubt, they can unmute themselves and ask me the question. या तो आप चैट भी करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये स्क्रीन में दिख रहा है मुझे। मैम, एंथर has 3 or 4 layers. एंथरला किती लेयर असतात? 3 का 4? अँथरला ना ऍक्च्युली परायटल आणि स्पोरोजिनस असे 2 लेयर सांगतात, आणि परायटल आहे ना तो डिफरेंशिएट होतो
परायटल लेअरला तुम्ही इपिडर्मिस म्हटलं, मग एंडोथिशियम, मग काय म्हणायचं मिडल लेअर आणि टॅपेटम, असे 4 लेअर. हा, टॅपेटम. जसं आपण आंबा बघतो, मँगो बघतो, तर मँगोला वरती काय येते, कव्हर येते ना, मँगोचं कव्हरिंग. मग तो पेरिकार्प झाला. मग मधला रस घेतो त्याला काय म्हणतो, मेसोकार्प. आणि आंब्याची ती कोय लागते त्याला काय म्हणतो आपण, एंडोकार्प. पण तिघं मिळून काय म्हणतात, परायटल लेयर. तसं चारों लेयर को मिलके क्या कहेंगे, परायटल लेयर. और उसमें से चारों में से उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, उसके मिडल लेयर को नाम दिया एंडोथिशियम, उसके अंदर वाले लेयर को नाम दिया मिडल लेयर, और एकदम अंदर वाले को नाम दिया टैपेटम. ऐसे टोटल क्या कितने में डिवाइड किया, 4 में. ओके, एनीबॉडी? यस, आज स्टूडेंट्स बहुत कम प्रेजेंट आ रहे हैं. हाँ बोलो. यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव? कनेक्टिव क्या मतलब फंक्शन करता है? हाँ, कनेक्टिंग है ना. देखो, एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करना है ना. अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो एंथर एयर में नहीं रह सकता. मतलब कोई भी पोर्शन फ्लावर का कनेक्ट होना चाहिए ना. तो देखो डायग्राम में, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, टाइम चला जाएगा अपना तो. हाँ, ये देखो. हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या नाम दिखा रहा है, एंथर, और नीचे वाला फिलामेंट. तो कनेक्टिव क्या करेगी, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करेगी. अब फिलामेंट का फंक्शन क्या आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आना चाहिए. तो फिलामेंट का फंक्शन रहता है कि अगर एंथर नीचे रह जाएगा तो पोलन ग्रेन नीचे रह जाएंगे, फ्लावर में ही अटक जाएंगे. तो पोलन ग्रेन फ्लावर से थोड़े बाहर आने चाहिए क्योंकि वो स्टिग्मा की तरफ जाएंगे. तो फिलामेंट का फंक्शन रहेगा कि एंथर को ऊपर उठाओ. मतलब सपोज अम्ब्रेला को डंडी क्यों दी रहती है, छाता को, तो ताकि हमारे सर को वह चिपके ना. तो हम अपने हाथ से उस अम्ब्रेला को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं. तो फिलामेंट का फंक्शन भी वही आता है कि फिलामेंट किसे ऊपर खींचेगी, अम्ब्रेला को, मतलब एंथर को. और अम्ब्रेला किससे कनेक्ट किया रहेगा, ऊपर वाले डंडी से कनेक्ट किया जाएगा ना, नहीं तो अम्ब्रेला खड़ा ही नहीं रहेगा, गिर जाएगा. आया समझ में? यस मैम. हेलो. हाँ, ओके, थैंक यू. एनीबॉडी नाउ, एनीवन हैव एनी डाउट? पूछो. आप ना बहुत छोटे हो और टीचर्स का थोड़ा, टीचर अलग नहीं है, बस आपको मालूम नहीं है ना, आप 11th-12th में हो और टीचर एमएससी किए हैं, तो टीचर के पास वो सब्जेक्ट का नॉलेज है. आपके पास भी आ सकता है, वो तो पढ़ के सबके पास आता है. सो टीचर इज नॉट डिफरेंट. बस उन्होंने आगे डिग्री किया है और रोज रोज पढ़ते हैं इसलिए उनको आता है. आपको, आप कोई पढ़ते नहीं है, आपको इसलिए मालूम नहीं, या तो आपने एमएससी नहीं किया इसलिए नहीं मालूम आपको. सो यू हैव टू आस्क टू टीचर. स्टूडेंट्स, पर आप बोलो अपने फ्रेंड्स को कि ज्वाइन हो जाए. तो हमें बात करते हैं ना, कन्वर्सेशन करता है तो इंटरैक्शन से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है. ऋता कोण आहे, ऋता बोलते का, अनम्यूट करून, बड़ा वेळ आहे आपल्याला. अजून हा कोण स्टुडंट आहे, एस नावाचा, त्याने काय नाव नाही ठेवलंय बघा. असं करू नका गर्ल बॉईज. तर कोण आहे काय माहिती. ओके, मैं आगे कंटिन्यू करूं. अभी ना कितना टाइम है अभी? मैम लास्ट मिनट, 1 minute go. ओके, 1 minute. एनीबॉडी हैव एनी डाउट? आप इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर अभी स्ट्रक्चर ऑफ क्या करेंगे कंप्लीट, बताओ मुझे. पोलन ग्रेन सब लोग करेंगे. से यस और नो, एनीवन? और मैं कुछ एमसीक्यू देती हूँ, मतलब इससे रिलेटेड ना मैं प्रॉब्लम्स देती हूँ, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो आप सॉल्व करना. मैं ग्रुप में डालती हूँ वो 2 क्वेश्चंस. ओके. ओके मैम. थैंक यू.